सो आईटी सेक्टर इंडियन मार्केट को अभी पीछे खींच रहा है और पिछले काफी दिनों से इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। The warning triggered a sharp sell-off across the sector with TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech and Tech Mahindra falling up to 6%. अभी रिसेंटली एक्सेंचर ने अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ का प्रोजेक्शन कट डाउन किया और इसी का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे ट्रिकल डाउन होते हमें देखते मिला। एक्सचेंजर में 18% की भारी गिरावट कल देखने को मिली। एक्सचेंजर में गिरावट की खबर आई कमजोर नतीजों के बाद तो पूरी दुनिया में आईटी इंडस्ट्री में कोहराम मच गया। अब अगर सिर्फ आईटी सेक्टर को फैक्टर आउट किया जाए तो इंडियन मार्केट फिर भी एक अच्छे शेप में था। पिछले वीक आपके पोर्टफोलियो पे इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया होगा एज लॉन्ग एज यू डोंट होल्ड अ लॉट ऑफ आईटी स्टॉक्स। तो आज के इस वीकली एनालिसिस वीडियो में हम ना केवल निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे बल्कि हम निफ्टी आईटी का भी एक बार सेक्टोरल चार्ट देख लेंगे। उसके इंडेक्स के चार्ट पे एक्चुअली मार्केट क्या लेवल्स बताता है इसका एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस करेंगे। इसी के साथ हम निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेंगे कि इन्वेस्टमेंट का कितना अच्छा समय चल रहा है, अच्छा समय है भी या नहीं। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे देख लेंगे कि डेटा एक्चुअली क्या बोलता है और फाइनली हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो वीकली एनालिसिस को शुरू करते हैं हम निफ्टी 50 एनालिसिस से ही। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो एज यू कैन सी ऑन द चार्ट मंडे के दिन पिछले वीक हमें एक गैप अप देखने मिला। एज यू ऑलरेडी नो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ गैप अप क्योंकि एक तो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट होता है और एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। दोनों के बेसिस पे ही अगर एक गैप बनती है ना तो वो ज़्यादा दिन सस्टेनेबल नहीं रहती है। पिछली बार भी आप देखोगे कि देखो मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप किया था अप्रैल महीने में, ले दे के गिर के मार्केट ने पूरी की पूरी वो गैप फिल कर दिया। अभी फिर से एक छोटी मोटी गैप आई है। इट इज़ ऑलवेज सस्टेनेबल अगर ये गैप जल्दी बढ़ जाए क्योंकि फिर इसके बाद ऊपर जाता है तो आपको कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी डेवलप होती है। तो एनीवेज मंडे के दिन हमें गैप अप देखने मिला और एक वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है। देख रही है ये डोजी कैंडलस्टिक है। सो वैसे तो रिवर्सल लेवल की अगर बात करी जाए तो अपर साइड पे रिवर्सल लेवल पे एक ब्रेकआउट हमें क्लोजिंग आई थी लेकिन ये गैप के थ्रू हुई थी तो इसलिए अब हम डोजी के हाई को भी एक इंपॉर्टेंट लेवल मानेंगे। डोजी एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है। बेसिकली इसका हाई और लो जो है ये दोनों ही एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर हाई ब्रेक होता है तो बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जाता है, लो ब्रेक होता है तो एक बेरिश ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जाता है। सो डोजी का हाई और लो दोनों हमें मार्क कर लेना चाहिए। तो इस वीक के लिए मैंने हाई मार्क कर लिया। चलिए अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और फर्दर एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी अभी तक मार्केट हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आया नहीं है। प्रीवियस रेजिस्टेंस जो हमने पिछले वीक शेयर किया था उसके ऊपर मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ। उसी लेवल पे फिर रेड क्लोजिंग आई। बेसिकली कैंडल हाई ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई, यहाँ से लिक्विडिटी ली, सपोर्ट से लिक्विडिटी ली, ऊपर गई, रेजिस्टेंस तक अभी पहुंचने की है। सो अगर अगले वीक के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करोगे तो इनफैक्ट मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो अगले वीक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो आपके लिए रहेगा 23,700 का लेवल जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अगर वहां से मार्केट गिरने लगता है तो आपको 23,200 300 के लेवल वापस से विजिट करते देखने मिल सकते हैं विच वुड बी अमेजिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर बुलिश साइड पे बात करें तो ये जो हमने लाइन अभी प्लॉट की थी ये डोजी का हाई था। लार्जर टाइम फ्रेम पे डोजी का हाई, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे प्रीवियस स्विंग हाई, मतलब एक अच्छा रिवर्सल लेवल बना रहेगा। सो बेसिकली अगर बुलिश रिवर्सल की बात करें तो 23,100 23,200 के ऊपर में वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन क्लोजिंग टू एक्चुअली कॉल इट अ बुलिश रिवर्सल। बुल मार्केट में तो हम अभी भी नहीं है, बुलिश रिवर्सल में भी आज तक तो नहीं है। फिर भी अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 24,200 के लेवल, 24,200 से 23,300 का लेवल जब ब्रेक होता है तो आप 24,500 को एक फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस मान सकते हो जो कि एक अच्छा बुलिश टारगेट भी रहेगा और यहाँ से आपको एक साइडवेज टू बुलिश मार्केट में हम लोग एंटर हो जाएंगे। एज ऑफ टुडे वी आर स्टिल इन अ साइडवेज टू बेरिश मार्केट। आपको वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखिए ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये नीचे साइड का ही है, अभी तक के बुलिश नेचर क्लियरली मार्केट में नहीं आया है। चलिए अब निफ्टी आईटी का चार्ट देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। सो ये रहा निफ्टी आईटी का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। एक लार्जर टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप मुझे वैसे तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम को अगर सालों पहलों से अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने निफ्टी आईटी में 2022 में कितनी भारी पोजीशन बना ली थी और फिर इसी पोजीशन को मैं 2024 2023 में अच्छे से सेल करता है तो मेरे एक इनकम का सोर्स बन गया था। अब निफ्टी आईटी सिमिलर लेवल पे आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो 2021 के लेवल पे आया है। पिछले 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि आप अगर बाकी इन्फ्लेशन को फैक्टर करो तो सिर्फ प्राइस फैक्टर करोगे तो पिछले 5 साल में 0 रिटर्न्स ऑफर किया है। मतलब इसमें ग्रोथ नहीं आई, सेक्टर में ग्रोथ नहीं आई लेकिन स्टॉक्स की अर्निंग ग्रो हुई है। सो सबसे पहली बात तो निफ्टी आईटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिविटल सपोर्ट लेवल पे है। इन्वेस्टमेंट के लिए, एसआईपीस के लिए अच्छा माना जाता है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर का एक्चुअल लुकआउट कैसा है। देखिए वैसे तो मैंने प्रीवियसली इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था पर मैं आपको फिर से बता दूं, आईटी सेक्टर अब पहले की तरह नहीं रहा जब आपको आग बंद करके 15% रिटर्न्स आपको दे देगा क्योंकि उसमें ग्रोथ आ रही है, स्टैंडर्ड बिजनेस आ रहा है। अब एआई का रेवोल्यूशन आ चुका है और आईटी कंपनीज ने भी इसमें अडेप्टेशन लिया है। ऐसा नहीं है कि टीसीएस के पास में आईटी एआई सॉल्यूशंस नहीं है। सो अब आईटी कंपनी में अगर मिड कैप कंपनी सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है ना तो ये एक रेड फ्लैग है, आप इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर कर सकते हो।
लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो बड़ी कंपनीज है, जो हमारी TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज हैं, इनके पास कैश बहुत है। तो ये कैश रिच कंपनीज है जो आगे चल के AI को अच्छे से अडाप्ट भी कर लेगी और AI के पूरे सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करने का पैसा और स्किल दोनों रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए IT इंडेक्स को कलेक्ट करना तो यहाँ पे लॉजिकल होता है, क्योंकि एक चीज समझो, इंडियन IT मार्केट कोलैप्स नहीं करेगा, जीरो नहीं होगा। कुछ प्लेयर्स जो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ प्लेयर्स जिनमें IT सर्विसेज का पोटेंशियल है, AI सर्विसेज का पोटेंशियल है, वो ग्रो करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए, अज्यूम कर दीजिए कि HCL अगर IT सर्विसेज का काम नहीं कर पाया, ऐसे ही नाम ले रहा हूँ स्टॉक का मैं, HCL अगर IT सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाया, AI सर्विसेज को इंकॉर्पोरेट नहीं कर पाया, तो उसे IT इंडेक्स से निकाल देंगे और उसकी जगह कोई और कंपनी ले आएंगे जो AI सर्विसेज में काम कर रही है या फिर जो मॉडर्न IT का पार्ट है। सो द सिंपल आंसर फॉर IT इन्वेस्टमेंट वुड बी कि आप IT इंडेक्स को लोअर लेवल पे कलेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन करना तो अभी भी अवॉइड ही करना है। मैंने अपने आर्य कम्युनिटी में भी अभी तक IT सेक्टर का कोई भी इन्वेस्टमेंट सजेस्ट ही नहीं किया है। अब फिर से एक बार अगर हम IT के चार्ट को देखें तो देखो, इसमें लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन एकदम ब्यूटीफुली बन रहा है। अब अगर आप बुलिश रिवर्सल की बात करो तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समय बचा है। बेसिकली अभी 27,000 का लेवल है और वीकली रिवर्सल के लिए 15% का ब्रेकआउट आना पड़ेगा, विच इज़ अ लॉट। तो चलो एक छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर 28,000 या 30,000 के ऊपर में अगर IT इंडेक्स चली जाता है तो एक बुलिश रिवर्सल आया है, इसमें हम अज्यूम करेंगे। अब देखिए, पिछली बार जब इस इंडेक्स में रिवर्सल आया था ना, तो इट वाज फॉलोड बाय अ गैप। बेसिकली गैप बनी थी, एक वीक फाउंडेशन के ऊपर में रिवर्सल आता है ना, तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पिछले रिवर्सल पे भी मैंने कहीं पे भी IT इन्वेस्टमेंट सजेस्ट नहीं किए थे और IT स्टॉक्स को बोला भी नहीं था अच्छा उनके बारे में। अब लेकिन थोड़ा सा नैरेटिव चेंज होता है, क्योंकि अब देखो गैप भी भर चुकी है और हम 5 साल पुराने लेवल पे आ चुके हैं, जबकि अर्निंग्स ग्रो हुई है। आप मेरा डिटेल IT सेक्टर का एनालिसिस वीडियो देखना, उसमें मैंने TCS, इन्फोसिस की अर्निंग्स भी शो किया है आपको। तो यू एक्चुअली गेट टू नो कि ये स्टॉक्स कितने अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। 15 वगैरह के PE पे आपको मिल रहे हैं अभी। सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से IT सेक्टर अभी इतना बुरा नहीं है। जो शॉर्ट टर्म अभी आपको वॉलिटिलिटी देखने मिल रही है, यहीं पे एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स के शेयर बिकवाए जाते हैं ताकि बड़े प्लेयर्स इनको एक्यूमुलेट कर पाए बल्क में। चलिए अब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस देख लेते हैं और देखते हैं कि अगले वीक के लिए मार्केट में क्या लेवल्स डिसाइड हुए हैं पैसे के बेसिस पे। सो अगर हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस देखें तो पिछले वीक मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दी कि कैसे पुट OI में पहली बार, काफी समय में पहली बार पुट OI हमको थोड़ा ऊंचे बार्स दिखे थे, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाना एक्सपेक्टेड था, जो कि हुआ भी। एक्चुअली मार्केट पिछले वीक IT सेक्टर के अलावा ओवरऑल ग्रीन था। आपके पोर्टफोलियो पे उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया होगा। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन भी आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं फ्लैट क्लोज हुआ होगा इफ यू हैव मॉडरेट एक्सपोजर टू IT, नॉट हैवी, मॉडरेट एक्सपोजर। बहुत ज्यादा एक्सपोजर अगर IT में होगा तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो पिछले कुछ साल से अच्छा ही नहीं कर रहा होगा। बट अगर आप अभी अगली वीक का ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो आपको कॉल साइड पे फिर से थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते दिख रहा होगा। कॉल के बार्स ऊंचे हैं, 24,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, फॉलोड बाय 25,000। ये तो ऑप्शन सेलर्स है जो छोटा पैसा कमाने के लिए आए, फिक्स पर छोटा। अगर आप इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करो तो 24,250 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन उसका हाइट जो है वो कंपेरेबल है टू द पुट OI। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आप एट द मनी पे देखोगे तो 24,000 पे कॉल और पुट दोनों सेल किए। ये नॉन डायरेक्शनल पोजीशन होती है, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कोई क्लियर डायरेक्शन अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है एज पर द फ्लो ऑफ मनी। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन। ऑप्शन सेलर कौन होते हैं? बड़े पैसे वाले लोग। तो बड़े पैसे वाले लोग अभी भी डिसीजन क्लियर नहीं ले पा रहे, तभी तो डोजी कैंडल बनी है ना। दैट इज वेयर इनडिसाइसिवनेस कम्स। चलिए अगर आप सपोर्ट की बात करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 23,500, दैट इज पुट OI 23,500 पे। तो ये लेवल्स हमारे प्राइस एक्शन के साथ भी टैली करते हैं और OI डेटा भी यही बता रहा है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे FIs ने कैसी पोजीशन बनाई है। सो यहाँ पे कुछ सॉलिड डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पिछले वीक अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशन जो थी इनकी 12.37% थी, इस वीक वो बढ़ के 12.95 दैट इज 13% हो गई है। आधे % का इजाफा, वो वैसे तो इससे ज़्यादा हुआ होता, लेकिन IT सेक्टर में फिर हमें करेक्शन देखने मिल गया। सो ले दे के हम लोग अभी भी एक बेरिश टू साइडवेज टेरिटरी में ही है। सारा डेटा हमें यही बता रहा है। लगभग 87% दैट इज 90% पोजीशन शॉर्ट साइड पे ही है। मार्केट में जब जब थोड़ा बहुत गैप अप होता है तो इन शॉर्ट सेलर्स को शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ती है, जिससे शॉर्ट कवरिंग रैली भी आती है, जिससे हमें देख के लगता है कि भाई पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। पोर्टफोलियो ऊपर जाने के लिए हमें एक्चुअली FIIs की भी बाइंग चाहिए, मार्केट के वैल्यूएशन भी फेवरेबल चाहिए, इंडेक्स पे भी उनकी पोजीशन लॉन्ग होनी चाहिए, एंड OI पे भी पुट OI ज़्यादा होना चाहिए, एंड फाइनली टेक्निकल रिवर्सल भी आना चाहिए। दैट इज वाई काफ़ी दिनों से हम लोग एकदम बुलिश ट्रेड्स की बात नहीं कर सकते, बुलिश मार्केट की बात ही नहीं कर सकते। ये डेटा हम वैसे तो वीकली ट्रैक करते हैं। अगर ये नंबर FI का लॉन्ग पोजीशन का नंबर 30% से ऊपर टॉपल होता है तो हम इसे बुलिश रिवर्सल कहते हैं। इस डेटा को वीकली ट्रैक करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर मत भूलना। अब चलिए देख लेते हैं कि कैश मार्केट में FIs ने कुछ किया है कि नहीं, बाइंग की है कि नहीं। ऑल राइट, सो पिछले वीक थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने मिले, जहां पे आपको एक दिन मार्केट में FIIs की छोटी सी नेट बाइंग देखने मिली, जिसे हम बिल्कुल सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे। अगले दिन सेल किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया, और फाइनली फ्राइडे के दिन उन्होंने 19 जून को उन्होंने लगभग 5,000 करोड़ की बाइंग करी।
इसे एक थोड़ी मीनिंगफुल बाइंग आप कह सकते हो। पिछले कुछ दिनों में अगर आप उनके बाइंग का डेटा देखोगे, पहली बात तो दे आर नॉट नेट बायर्स, पर अगर ओवरऑल देखते हो तो 5,000 करोड़ की बाइंग पिछले कुछ दिनों में सबसे बड़ा नंबर है। ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, लेकिन हमें ऐसी ही और सेम 3-4 हज़ार करोड़ की बाइंग कम से कम और 2 दिन देखनी है। आफ्टर दैट वी कैन सी कि FIIs इंडियन मार्केट में वापस आ चुके हैं। पर अगर आप ओवरऑल मंथली बेसिस पे देखोगे तो इस महीने भी दे आर नेट सेलर्स, 43,000 की नेट सेलिंग की है, लेकिन पिछले वीक उन्होंने नेट बाइंग की थी। पिछला जो पूरा हफ्ता था उन्होंने नेट बाइंग की, विच इज द पॉजिटिव साइन। लेकिन इसे हम ऑप्टिमिस्टिक वे से अभी भी नहीं लेंगे, हम फिर भी और 2 दिन का वेट करेंगे, जहां पे 1,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग मिनिमम दिखनी चाहिए। 2-3 हज़ार करोड़ से ऊपर रहेगी तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा। चलिए फाइनली देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग कर रहे हैं। तो पिछले वीक डिफेंस सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्मॉल कैप और एनर्जी में भी आपको एक बुलिश रिकवरी देखने मिली। ये एक अच्छी बात है। इनफैक्ट डिफेंस सेक्टर तो अभी बुलिश भी हो चुका होगा। हमने भी डिफेंस सेक्टर के एक स्टॉक पे बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड लिया था, डेटा पैटर्न था वो। तो अगर मार्केट में आप बुलिश सेंटीमेंट ढूंढ भी रहे हो तो आपको डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स में वो देखने मिलेगा। स्मॉल कैप में भी एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है और एनर्जी सेक्टर तो बुलिश था ही। इनफैक्ट डिफेंस, एनर्जी पहले से ही बुलिश थे और अभी हाल फिलहाल में PSU एंड बैंकिंग सेक्टर में भी पॉजिटिव रिवर्सल देखने मिल रहे हैं। अगर आप अंडर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो नो डाउट यहाँ पे एक बार आपको IT सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में दिक्कत देखने मिली। IT में दिक्कत इसलिए क्योंकि एक्सेंचर ने नंबर्स गलत पोस्ट कर दिए, गलत मतलब प्रोजेक्शंस गलत दे दिए, फेवरेबल नहीं दिए। और फार्मा में करेक्शन इसलिए क्योंकि पिछले वीक डॉलर का INR के अगेंस्ट कंपैरिजन थोड़ा बेटर हुआ है। तो INR अगर स्ट्रेंथन होता है तो फार्मा पे इसका हल्का सा नेगेटिव इंपैक्ट आता ही है, लेकिन ओवरऑल फार्मा अभी भी एक अच्छा सेक्टर है। सो टू समराइज दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, ओवरऑल इंडियन मार्केट लुक्स गुड, वैल्यूएशन भी ठीक है, मार्केट के लेवल्स भी ठीक है। IT सेक्टर एक अकेला सेक्टर है जिसने मार्केट को पीछे खींचा और लॉन्ग टर्म में उस भी सेक्टर में ओवरऑल कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कंपनीज AI एडेप्टेशन कर रही है उनके लिए तो एज सच ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी है। एज एन इन्वेस्टर ये चीज याद रखिए कि आप निफ्टी पे 1,000-2,000 पॉइंट के लिए, इनफैक्ट 30-32,000 के लेवल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कभी भी 25,000-24,000 के नीचे अगर इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो कंसिडर की जा सकती है। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।